चलो देख रहे हैं दोस्त, साइंस का टेस्ट 8 से स्टार्ट करना है। इसमें सवाल नंबर 1 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना दोस्त, आपने अगर टेस्ट 7 तक आपने लगाया होगा तो हमको पूरा विश्वास है दोस्त, क्या बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, समझ भी आता होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह बता दें कि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आना है। या तो आप ऐसे समझे कि वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, या तो आप इसको ऐसे ही समझे कि वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, लीक क्वेश्चन है, ऐसे समझे, इससे बाहर नहीं आना है दोस्त। अगर आप पूरा विश्वास करते हैं तो शिद्दत के साथ समझे, है ना, और बस केवल जो बताया उसको आप थोड़ा सा अध्ययन करके याद कर लें, ठीक है ना। बाकी तो आपसे ऐसा हूं, सवाल लग ही जाना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। संगमरमर, संगमरमर है ना, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है भैया, आराम से। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है CaCO3, CaCO3। इसका पूछ देगा कि इसका रसायन नाम क्या होता है, क्या पूछ देगा, इसका रसायन नाम पूछ देगा, तो रसायन सूत्र पूछ देगा कि CaCO3 का रसायन नाम क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। या फिर कह देगा संगमरमर को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं या CaCO3 कहते हैं। इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है भैया, चूना पत्थर कहा जाता है। या फिर इसी को अंडे का बाहरी आवरण कहते हैं, अंडे का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, अंडे का बाहरी आवरण भी पूछे तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही का बना। अंडे का जो बाहरी कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है ना। घोंघा के जो बाहरी कवच होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, और इसमें क्या बचा, एक होता है खगड़िया होता है। क्या होता है दोस्त, खगड़िया या खड़िया बोलते हैं, खड़िया या खगड़िया, ठीक है ना। इसका भी क्या होता है, CaCO3। तब पूछ देगा कि खगड़िया का रसायन नाम क्या है, या पूछ देगा खगड़िया का रासायनिक सूत्र लिखें। तो CaCO3 इसी को कहा जाता है CaCO3। या इसका पूछ दे इसका रसायन नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगला सवाल करते हैं। चलो देखना दोस्त, पहले अपने से मारने का प्रयास करना, ठीक है ना। पूछता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक है ना को क्या कहते हैं। अब इसमें कितना तो ऐसे देखता होगा दोस्त, एल्डिहाइड मार दिया होगा, जैसी एल्डिहाइड मारा होगा बोरम गया होगा, ठीक है ना। COOH का होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिलिकम है ना, लिक अम्ल कर दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान समझना, इसका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एग्जामिनर क्या करता है, कार्बोक्सिलिक गायब कर देगा, सीधे डाल देगा अम्ल। अब इसी में कितना बोरम चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब समझ में, एग्जामिनर बहुत शातिर है। अब आपने याद किया होगा कि COOH का होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन वो क्या करेगा कि कार्बोक्सिलिक गायब कर देगा और सीधे लिख देगा अम्ल, जो कि यहाँ इस ऑप्शन में दिया गया। यह पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, ठीक है, यहां तक आपने समझ गया होगा। अब देखना है कीटोन का होता है दोस्त, कीटोन का मूलक क्या होता है, तो CO। कीटोन का क्या होता है, CO। कोई दिक्कत यहां तक। CO का मतलब अगर पूछ दे कि CO का रसायन नाम क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है भैया, देखो यहां पर मूलक पूछे तब CO, कीटोन, CO का मतलब कीटोन। अगर पूछ दे CO का रसायन नाम, ठीक है ना, रसायन नाम अगर पूछते CO का, तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, जो कि एक विषैला गैस है भैया, या इसी को जहरीला गैस भी कहते हैं, क्लियर यहां तक है ना। तो कार्बन CO, कार्बन का क्या, इसका रसायन नाम पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड या एक विषैला गैस से जहरीला गैस भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। लेकिन यहां पर है मूलक पूछा है, होश में भैया, है ना, मूलक। तो CO का मूलक कीटोन होता है। एल्डिहाइड किसका मूलक है भैया, CHO,
एल्डिहाइड किसका होता है CHO, और अम्ल को अभी अभी पता चला अम्ल किसका होता है COOH, और ईथर का होता है भैया O। ईथर क्या क्या होता है O। इसका मतलब O मतलब ऑक्सीजन मत समझ जाना, ऑक्सीजन का रसायन नहीं, नाम नहीं पूछा। अगर पूछ दे ईथर का मूलक क्या होता है, ईथर का भी क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो ईथर का केवल भैया O होता है। अगर पूछ दे ईस्टर का क्या होता है, ईस्टर का तो COOR होता है, COOR होता है। ध्यान में रहेगा दोस्त, तो हमें पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से इस सभी को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक मिनट, चलो तीसरा सवाल करके दिखाना है। तीसरा सवाल क्या बोला भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता, ऑक्सीजन बाहर निकलता। तो पहला तो एक बात यहां पे जरा समझना है कि ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगा भैया है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से, है ना। जल का सूत्र क्या होता है भैया H2O, H2O। तो यहां पर एक प्रकार से सवाल इस प्रकार से भी पूछेगा, एकदम पूछेगा नहीं, पूछा जाता है, पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन का कितने अणु है ये भैया, तो हाइड्रोजन के कितने अणु यहां पर है 2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। अगर पूछ दे कि जल में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं तो क्या भैया कुछ नहीं तो 1, तो ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं 1। इस प्रकार से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। अब पूछने की भी संभावना है, पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अच्छा अगला सवाल यहाँ पे देखना है, ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान देना। यहाँ पे CO2 पहला नंबर, तो आप इसका रसायन नाम बताएं। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भैया कार्बन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगर पूछ दे कि वायुमंडल में कार्बन CO2 की मात्रा कितना परसेंट है भैया, CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत होता है, ये भी सवाल पूछता है, तो भैया 0.03%, यही होता है 0.03%। अब यहाँ पे समझना तो ये ग्रीन हाउस गैस है। अगर आपसे ये पूछ दे कि अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है, अम्लीय वर्षा, ये भैया अम्लीय वर्षा कहते हैं SO2 के, किसको कहते हैं अम्लीय वर्षा SO2 के, एकदम सवाल पूछ सकता है भैया। तो अम्लीय वर्षा किस नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं SO2 को, और ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होता है 0.03%। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब यहाँ पे देखना है, पूछ देगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, क्या होता है भैया ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ऐसी है ना C6H12O6, ठीक है। इसमें जरा ध्यान देना, इसमें भी पूछ देता भैया, इसमें पूछ देता है, क्या पूछेगा कि ग्लूकोज में, क्या पूछ देगा ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो ये भैया ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। अगर पूछ दे कि ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। अगर पूछ दे कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो कार्बन के कितने अणु है भैया 6, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। अगर पूछ दे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, तो हाइड्रोजन के भैया 12 अणु होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर भैया अगर आपको ये नहीं याद है तो क्या ये सब आप बना सकते हैं, बहुत छोटा छोटा सवाल है, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्त एकदम हर हाल में आपको क्या करना है, ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है C6H12O6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, एक दिन याद रहेगा तभी ना बता पाएंगे कि ग्लूकोज का सूत्र ये होता है, ग्लूकोज में है ना कितने अणु होता है, ऑक्सीजन के कितने तो 6 होता है, कार्बन के कितने तो 6 होता है, हाइड्रोजन के कितने तो 12 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, हमें पूर्ण विश्वास है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4 देखना है, क्या है यहाँ पे जरा ध्यान से समझना। पूछा गया है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है भैया पत्ते में, है ना, कहाँ पाया जाता है पत्ती में। और जो पत्ते होता है, पत्ते के अंदर होता है, पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, पहले ना मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है पत्ते में। पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है पता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है भैया, पर्णहरित। क्या है, पर्णहरित, पर्णहरित। क्लोरोफिल का दूसरा नाम पर्णहरित।
कभी कभी सवाल इस प्रकार से पूछ देगा कि पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है, तो सब अधिकतर याद रखता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के जगह पे या ना दे के ऑप्शन में दे देगा पर्णहरित, तो फिर बोरम चला जाएगा, इसलिए दोनों याद रखना, ठीक है। तो पर्णहरित को ही क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को ही पर्णहरित कहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ पे सवाल है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो पत्ते का रंग होता है हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम एक धातु पाया जाता है, क्या होता है, मैग्नीशियम एक धातु पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं ना कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल किस, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जरा यहाँ पे समझना ध्यान से, अब सवाल क्या है, सवाल नहीं मतलब ऑप्शन जरा देखना है। यहाँ पूछा है, बोल दिया लाल रक्त कणिकाएं, ए भैया लाल रक्त कणिकाएं का मतलब होता है आरबीसी, क्या होता है भैया, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल या कार्पोसेल्स, है ना। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, तो आरबीसी का जो आकार होता है भैया, आरबीसी का जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है, क्या होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है, ठीक है। इसका अगर हम संख्या की बात करें, इसका संख्या जो होता है दोस्त 50 लाख होता है, कितना होता है आरबीसी की संख्या, 50 लाख होता है। इसका निर्माण की अगर हम बात करें, तो इसका जो निर्माण होता है, उत्पत्ति जो होता है प्लाज्मा अस्थि मज्जम, शायद अस्थि मज्जम में होता है ना जी, ठीक है, अस्थि मज्जम होता है इसका, हाँ निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है भैया, अस्थि मज्जा में होता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि इसका जो आकार कैसा होता है, गोल होता है, इसका संख्या, इसका जीवन काल, जीवन काल इसका जो होता है दोस्त, इसका आरबीसी का जीवन काल होता है 1 से लेके 20 दिन तक, 1 से लेके 20 दिन तक, सॉरी 1 से लेके 120 दिन तक, ठीक है, या कोई कोई इसको 20 से लेके 120 दिन तक भी बोलता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसका जीवन काल का होता है 1 से कोई 20 दिन तक बोलता है, या 20 से लेके 120 दिन तक, या जीवित रहता है, उसके बाद क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये सब पूछ सकता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है, आरबीसी की संख्या कितना होता है, तो 50 लाख होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है दोस्त, तो 1 से 20 दिन, 120 दिन, या फिर 20 से 120 दिन तक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला जरा ध्यान देना है, वर्णी लवक या वर्ण मतलब, पहले तो आप समझे वर्ण मतलब क्या होता है दोस्त, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग। तो यह रंग को केवल दर्शाता है, जैसे फूल होता है ना बहुत तरह के, गुलाबी, लाल, पीला, है ना, तो बहुत तरह के जो फूल होता है, यह केवल रंग प्रदान करता है, क्या करता है, रंग प्रदान करता है ना, फूलों में रंगों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, ठीक है, वर्णी लवक, है ना। अब यहाँ पे श्वेत रक्त है, क्या भैया, श्वेत रक्त, इसको कहते हैं WBC भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेट, मतलब व्हाइट मतलब सफेद, ब्लड मतलब रक्त, कार्पोसेल्स मतलब कण, या सेल मतलब कोशिकाएं हो जाता है, कार्पोसेल मतलब कणिकाएं या कण। इसका जो आकार होता है भैया, इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित होता है। और इसका जो संख्या होता है यह 10,000 होता है दोस्त, क्या होता है, 10,000 होता है। इसका संख्या कितना होता है, 10,000। अगर किसी को दोस्त इसका जनसंख्या 10,000 होता है, अच्छा ठीक है, आगे बताएंगे। और इसका जीवन काल WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक, 1 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगर हम कहें कि आरबीसी ऊंचाई बढ़ने पर, कह दे कि आरबीसी ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी का आकार में क्या होता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। आरबीसी का आकार क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ेंगे तो आरबीसी का आकार भी क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, ध्यान देगा। सवाल नंबर 5 क्या बोला है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है भैया। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। मधुमेह को क्या कहते हैं, डायबिटीज। या पूछ देगा सवाल की डायबिटीज होता है किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण डायबिटीज भी होता है, डायबिटीज को ही मधुमेह कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब सवाल है, यहाँ पे घेघा दिया है, तो घेघा जो रोग होता है दोस्त, आयोडीन के कमी से होता है। क्या होता है, आयोडीन के कमी से होता है। क्या होता है,
घेघा किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से, याद रहेगा ना। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पर है एक बौनापन। तो बौनेपन भी पूछता है कि बौनेपन किस हार्मोन के कमी के कारण होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी से, एसटीएच हार्मोन की कमी से, एसटीएच हार्मोन, ध्यान देना, एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनेपन का रोग होता है। एसटीएच हार्मोन को ही वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच हार्मोन को ही वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। पूछेगा वृद्धि हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो वृद्धि हार्मोन जो पाया जाता है भैया, इसका वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन करता है? वृद्धि हार्मोन, या वृद्धि हार्मोन का एसटीएच हार्मोन भी कह सकते हैं। वृद्धि हार्मोन का निर्माण कौन करता है? या निर्माण जो होता है भैया पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में। कहाँ भैया? पीयूष ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन का निर्माण या स्रावित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या था भैया? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे झकास क्वेश्चन दोस्त, सबसे झकास क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, कि सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। एकदम याद रखना दोस्त, है ना। सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगर कह दे कि पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, पीयूष ग्रंथि का भार अगर पूछ दे, इसका भार पूछ दे, तो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है भैया? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क के 3 भाग होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। वो भी अग्रभाग के 3 भाग होता है। अग्रभाग के 3 भाग होता है, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस और एक होता है सेरिबरम। तो पाया जाता है हाइपोथैलेमस भाग में। किसमें? हाइपोथैलेमस भाग में, हाइपोथैलेमस भाग में होता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस भाग में पीयूष ग्रंथि होता है। अब पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का निर्माण होता है। वृद्धि हार्मोन में ही एसटीएच हार्मोन होता है। एसटीएच हार्मोन को हो चाहे वृद्धि हार्मोन को, बात सेम है। अगर इस हार्मोन का कार्य क्या होता है मुख्य रूप से दोस्त? इसका काम होता है अस्थि बोले तो हड्डी को बढ़ने से नियंत्रण करना, है ना। अगर किसी व्यक्ति में इसका मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको अतिकाय कहा जाता है। अतिकाय के मतलब होता है कि अत्यधिक लंबेपन, है ना, अत्यधिक लंबापन हो जाता है। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाता है जिसके कारण बौनेपन का रोग हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 16 देखना है दोस्त। बोला गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब रंग, किस वर्ण का या किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है या अधिकतम होता है? अगर हम आपको आज एक लॉजिक बताते हैं, थोड़ा सा अगर वो आपको आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से आज के बाद किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे विश्वास के साथ आपसे बनेगा। ध्यान क्या रखना है, पहले हम लॉजिक ही आपको बता दें। ध्यान क्या रखना है, केवल मात्र एक अपवाद में केवल तरंगदैर्घ्य पूछ ले, तरंगदैर्घ्य पूछ ले, और वो भी सबसे ज्यादा या अधिक पूछते। क्या बोलते? अधिक बोलते। हमेशा तरंगदैर्घ्य अधिक, केवल तरंगदैर्घ्य की हमने बात किया है तो तरंगदैर्घ्य हमेशा सबसे अधिक लाल का होता है। और अगर सबसे कम बोल दे, है ना, तरंगदैर्घ्य क्या सबसे कम बोले, सबसे कम का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे कम बोल दे तो सबसे कम बैगनी होता है दोस्त। क्या होता है? बैगनी। क्लियर? अगर आप ये दोनों याद रखते हैं तो हम जो लॉजिक बता रहे हैं आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में अटकने झिझकने नहीं देगा, ठीक है ना। क्या हम कर रहे हैं कि भैया आपको केवल तरंगदैर्घ्य याद रखना है। केवल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? तो बैगनी का सबसे कम होता है। लेकिन अगर आज के बाद और अभी के बाद कभी भी पूछे कि अधिक, जैसे कह दे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका होता है, ध्यान से समझना। तो अगर पूछ दे किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक मतलब कि सबसे अधिक विचलन सबसे ज्यादा अधिक होता है, विचलन सबसे अधिक ज्यादा था। या फिर पूछते पूर्णांतिक परिवर्तन किसका अधिक होता है ना। इसमें हमेशा एक ही बात हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि केवल तरंगदैर्घ्य के छोड़कर अगर कभी भी अधिक पूछ दे, सबसे ज्यादा पूछ दे, आंख बंद करके हमेशा बैगनी मारना है। क्या मारना है भैया, बैगनी। क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा, बैगनी। अगर हम आपसे कहें कि ठीक है भैया किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, तो हमने तरंगदैर्घ्य नहीं बोला, हमने विचलन बोला। तो विचलन किसका होगा सबसे ज्यादा अधिक, बैगनी का, सबसे कम लाल का, जस्ट उल्टा। लेकिन हमने एक अपवाद में केवल लाल ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे कम किस रंग का, तो बैगनी का। बाकी कुछ भी पूछे पूर्णांतिक परिवर्तन सबसे अधिक किसका, किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक बैगनी का होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर पूछ दे कि सबसे अधिक अपवर्तन किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तन बैगनी का होता है। सबसे अधिक किसका परिवर्तन होता है, तो सबसे अधिक परिवर्तन बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम लाल का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल का। वाह, झकास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो सवाल यहाँ पे देखो, तो क्या बोला, तरंगदैर्घ्य अधिकतम, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, बैगनी का, नो, किसका होगा, लाल। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। हमें पूर्ण विश्वास है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7 देखना है। तो इसके पहले हमने यहाँ पे 16 लिख दिया हुआ, ठीक है ना। तो 16 गलती से लिखा गया, इस प्रकार से था, ऐसे मैंने ब्रैकेट देने का मतलब हमने इसको, है ना, एक समझ लिया था, ठीक है, इसलिए 16 लग रहा था। 16 नहीं था, इसको ब्रैकेट था यहाँ पे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, 6 पे, इसके पहले 6 था, इसके बाद 7 है। चलो देखना है नंबर पे क्या रखना है दोस्त, नंबर नहीं देखना, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, ए भैया, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो इसमें कितना तो कोमा में चल जाता है कि शक्ति बोला है, शक्ति पर फोकस करना। शक्ति ने बोलते हैं कि गांव ध्यान में बोलता है तुम्हारा शक्तियां में बाट लग जाए, है ना, तुम्हारा शक्तियां में क्या लग जाए, वाट लग जाए। तो वाट, शक्ति कैसा मात्रक हमेशा याद रखना, क्या था भैया, वाट, बी, है ना। शक्ति कैसा मात्रक, वाट। अब वोल्ट किसका होता है भैया, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर। अगला शक्ति वाट हो गया। जूल, जूल देखना ध्यान से, जूल किसका होता है, कार्य। और कार्य कैसा मात्रक जूल होता है, एक ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का जूल ही होता है। कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल, ऊर्जा के भी ऐसा मात्रक जूल होता है। और कूलॉम किसका होता है भैया, आवेश का, आवेश, आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम। अगर पूछ दे कैलोरी किसका होता है, कैलोरी किसका होता है, तो ऊष्मा का ऐसा मात्रक किसका होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है भैया, कैलोरी। अगर पूछ दे कि धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, धारा। धारा बोले तो किसका, धारा बोले चाहे विद्युत बोले, है ना, विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर। अगर आपसे कह दे प्रतिरोध किसका भैया, प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है, तो ओम। ओम का सूचांक ये से होता है, ओम का सूचांक इस प्रकार से होता है। तब प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र कैसा मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है भैया, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, एकदम एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना होता है पूछने का, ठीक है ना। ऊष्मा के सही मात्रक कैलोरी होता है, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है, और प्रतिरोध के सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। और विद्युत शक्ति, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। और विभवांतर के सही मात्रक या विभवांतर या विभव के सही मात्रक वोल्ट होता है। और आवेश का सही मात्रक कूलॉम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8 देखना है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तंतु। विद्युत बल्ब का क्या होता है, तंतु। तंतु का पहले दूसरा नाम जाने, तंतु को बोला जाता है फिलामेंट। क्या कहते हैं,
फिलामेंट, क्या बोलते हैं भैया, फिलामेंट कहते हैं। अब ये तंतु जैसे इस प्रकार से होता है, पहले समझ लें यहाँ पर ध्यान से। एक बल्ब होता है इस प्रकार से, एक इस प्रकार से होता है, इसी को तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु, या इसी को फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे तंतु किसका बना होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका भैया, टंगस्टन। किसका बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट बोले चाहे तंतु बोले, किसका बना होता है, टंगस्टन तार का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन तार का बना होता है। अब जरा समझना, यहाँ पे पूछ देगा कि विद्युत बल्ब में, ध्यान समझना, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भैया विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस, निष्क्रिय। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस, या इसी को कहते हैं नोबेल गैस, या अक्रिय गैस, या अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, है ना, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। तो अब है कौन सा निष्क्रिय गैस भैया, किसको कहते हैं, हीना, नीना और करीना, है ना, हीना और नीना और करीना, ठीक है ना, और करीना। तो यहाँ पर हीना से हो गया हीलियम, क्या होता है, हीलियम। ये हो गया नियोन, ये हो गया आर्गन। तो एआर से क्या होता है, आर्गन। ज्यादा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आर्गन, क्या पूछा जाएगा, आर्गन। क्या पूछा जाएगा भैया, आर्गन। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, है ना। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। आर्गन नहीं रहे तो क्या भरा जाएगा, नियोन। अगर नियोन नहीं रहे तो क्या बोलेंगे, हीलियम। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑक्सीजन नहीं होता है ना, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में जैसी आता है फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है, भंगुर हो जाता है, अपने आप क्या होता है, टूट जाता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता भैया, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। बोले तो निष्क्रिय गैस किसको कहते हैं, आर्गन को कहते हैं, नियोन के कहते हैं, और हीलियम को कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो आर्गन गैस भरा रहता है। सवाल ये है, जरा समझना। अब किसी ने याद किया होगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया निष्क्रिय गैस, ए में दे दिया, और बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश अब किसी ने अगर आर्गन रट लिया होगा कि आर्गन भरा जाता है, अब यहाँ पे निष्क्रिय याद नहीं था, तो उस क्या होगा, उसका इनमें से कोई नहीं मार देगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है। अब वहां पे अगर आर्गन नहीं देखे निष्क्रिय होना चाहिए था, है ना, क्योंकि निष्क्रिय गैस के अंदर ही आर्गन आते हैं। कोई टेंशन यहाँ तक नहीं ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमें पूरा विश्वास आप समझ गए हैं। आप एक बात ध्यान, लोहा का जो क्रमांक होता है याद रखना है। ये भी हमने पिछले वीडियो में हमने कई बार बोला होगा कि 1 से लेके कम से कम 30 तक एकदम क्रमांक याद रख ले, है ना, संकेत, नाम और क्रमांक। लोहा को ही आयरन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरन। इसका क्रमांक होता है 26, इसका संकेत होता है Fe। तांबा को ही बोलते हैं Cu, इसका Cu, और इसका क्रमांक होता है 29। और एल्युमिनियम को सूचित करते हैं Al से, और इसका क्रमांक होता है 13। एल्युमिनियम का अगर बॉक्स, एल्युमिनियम का अयस्क पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क होता है दोस्त कोरंडम, या फिर होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। ये भी एकदम जबरदस्त सवाल पूछा जाता है ना, एकदम जबरदस्त सवाल है, एकदम मस्त सवाल है, पूछा ही जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो कोरंडम होता है। कोरंडम दे या फिर बॉक्साइट दे, अगर दोनों रहे तो दोनों मार देना है, कोई दिक्कत है ना। ऑप्शन में या तो कोरंडम दे दे या तो फिर बॉक्साइट दे, अगर दोनों दे तो दोनों मार देना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला सवाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, है ना, कौन सी गैस विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9 देखना है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा किसमें प्राप्त करते हैं, हीलियम में नहीं करते, क्रोमियम में नहीं करते, यूरेनियम में करते हैं। किसमें दोस्त, यूरेनियम में करते हैं, ठीक है। यूरेनियम का संकेत यू होता है, इसका क्रमांक 92 होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम के अभी हमने बताया एल होता है, और इसका क्रमांक 13 होता है। और क्रोमियम का संकेत Cr होता है, इसका क्रमांक 24 होता है। और हीलियम को
H से करते हैं और इसका क्रमांक कितना होता है 2 होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से दोस्त बार बार हम बोल रहे हैं कि 30 तक तो आपको याद करना ही होगा। पूछ दिया जाता है सोडियम का, पिछला बार सवाल में पूछा था सोडियम का, पूछ दिया था कि सोडियम का क्रमांक कितना होता है, ये पूछा था, है ना। खैर कोई बात नहीं, याद कर लेना है। सवाल नंबर 10 देखना है। बोला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस होता है। तो पहले तो आप ये जाने कि ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायित्व गैस होता है ग्रीन हाउस गैस होता है। कौन होता है? ग्रीन हाउस। कौन होता है भैया? ग्रीन हाउस गैस होता है। और आपने अभी भी पढ़ा होगा, हमने बताया कि ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, CO2 को कहते हैं। तब बताओ भैया, जब CO2 कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना? तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।